हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। गाइस, ये ऑल दो पूरा न्यू टॉपिक है। हम लोग एसपीएम का गाइस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं और हमारी ये फोर्थ क्लास है। इसकी पहले की 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो इसलिए नहीं देखा हो क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। अभी सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो तो आपको कोई भी अपडेट्स पीछे नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपको पहले से ही पता है, मैं बार बार क्यों बताऊं। तो गाइस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, जल्दी से मुझे बताओ ना। हम लोग ये समझते हैं एक मौका ऑडियंस को देना चाहिए एज अ गुड टीचर। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप क्या समझते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। जल्दी। तो गाइज, मैं बता देती हूँ आपको, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अपन को मैनेज करना। मतलब जब भी अपन कोई सप्लाई करते हैं तो उसकी चेन को मैनेज करना। लाइक गाइज, डब्बे वाले का आप एग्जाम्पल लो। डब्बे वाला जो मुंबई के डब्बे वाले हैं, टिफिन सेंटर्स, उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है या मेरिट है कह सकते हैं कि उन लोग ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं कहीं पर भी कभी भी। ठीक है, तो गाइस, उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट होगा तभी होता है। मतलब उन लोगों को कब किसको देना है डब्बा, कौन कहाँ से रिसीव करने वाला है डब्बा, कभी कहाँ कौन रहने वाला है, ये सब कुछ लोग मैनेज करते हैं एकदम टाइमली मैनर में। इसीलिए वो लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एकदम बेस्ट है। ठीक है, तो गाइस, वैसे ही अपन अपन सीख रहे कि कैसे अपन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो, सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्लो बताता है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, ये इंक्लूड करता है जिसमें हम रॉ मटेरियल से लेके अपना फिनिश गुड तक जाते हैं। जैसे कि कहाँ से हम खरीदेंगे रॉ मटेरियल, कहाँ हमको बेस्ट रॉ मटेरियल मिलेगा, फिर उसको अपन कैसे प्रोसेस करेंगे, कौन सा प्रोसेस हमारे लिए बेस्ट रहेगा, नॉन फिनिश गुड जब बन जाएगा तो अपन उसको कहाँ स्टोर करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, कैसे एक हमारे कस्टमर जो बहुत दूर रहता है हमसे उसके यहाँ डिलीवर करेंगे। ये सारी चीज़ें अपन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे सारे चैनल में से कोऑर्डिनेशन करेंगे, ये भी हमको सीखना है। ठीक है गाइस, क्या क्या सीखोगे, कैसे रॉ मटेरियल से हमको फिनिश गुड्स में लाना है, कौन सी प्रोसेस यूज़ करना है, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, कैसे डिलीवरी करना है, कैसे वेयर हाउसिंग करना है, कैसे रिटर्न्स मैनेज करना है। ये सारी चीज़ आपको एक साथ सीखना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है गाइस, आई होप आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आया होगा वीडियो का कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अपन ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। कोई भी रॉ मटेरियल उठा के ले, उन्हें क्या जाता है, कोई भी प्रोसेस से बना दो, नन ऑफ आवर बिजनेस। एंड देन कोई भी टाइम में डिलीवर कर दो, टाइम नहीं मिला आज कल कर देना, कल नहीं मिला परसों कर देना। गाइस, व्हाट इज दिस बिहेवियर। इतनी कैजुअलिटी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको टाइमली मैंने पे वीडियो अपलोड करके नहीं दूंगी तो गाइस, क्या आप हमारे चैनल पे आएंगे, आप खुद बताइए। नहीं आएंगे ना, क्यों नहीं आओगे। मैम, हमारा अटेम्प्ट निकल गया, आप वीडियो भेज रहे हो, आप ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसा बोलोगे आप। ठीक है गाइस, तो इसीलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना सीख रहे कि क्यों क्यों ज़रूरी है स्ट्रेटेजिक बनाना, क्यों सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्यों आया ये दुनिया में। ठीक है, तो गाइस, ये आया ताकि हमारे सारे काम स्मूथली हो, स्मूथली। मतलब अगर मैं आपको टाइमली मैनर पे यूट्यूब की वीडियो अपलोड करके दूंगी, ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस को कभी भी देख सकते हो। तभी तो स्मूथली चलेगा ना। आप सोचो, आप वीडियो देख डालो सारे, बैकअप कुछ है नहीं, मैंने आज अपलोड किया, आप 2 दिन पहले से खाली बैठे हो, तो क्या चीज़ें स्मूथली चलेगी। आप बोलोगे नो मैम, नहीं चलेगी। ठीक है, तो स्मूथ फंक्शन के लिए हमको सारे काम को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, देन इससे क्या होता है, हमारा खर्चा भी कम लगता है। सोचो, अगर आप 4 दुकान घूम घूम के रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आप 4 दुकान जाओगे तब यही तो पता करोगे ना कहाँ पे क्वालिटी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए मेरे को सस्ते में सामान मिल जाए, है ना? तो जब आप सब जगह देखोगे, रिसर्च करोगे तब जाके तो आपको पता चलेगा ना कहाँ पर सस्ता वाला रॉ मटेरियल मिलता है। नहीं तो आपके सपने में थोड़ी ना आएगा, हाँ, वो वाली दुकान की वो वाली गली में जाना, वहाँ पर सबसे सस्ता मिलता है। ऐसा थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है? फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आपका बचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका बचेगा। अगर आप अपने आस-पास की जगह से खरीदते हो, तो आपका खर्चा कम आएगा ना ट्रांसपोर्टेशन का, और आप दूर वाली दुकान से खरीदोगे, तो खर्चा ज़्यादा आएगा ना। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास में भी एक दुकान है? रिसर्च करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा ना। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही तो बताता है कि आप हर चीज़ में अच्छे से
रिसर्च करके देन उसको सही टाइम में शेड्यूल करके एंड देन प्रोसेस करना। समझ गए गाइस? आगे बढ़ते हैं। फिर आपको अच्छे से सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना, मतलब ऐसे करके जोड़ना है, हाथ मिलाना है सप्लायर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ। मतलब आप खुद मैन्युफैक्चरर तो हुई, आप सप्लायर को बोलोगे देख भाई मेरे को इतने से इतना मैन्युफैक्चर करना रहता है, तू मेरे को डाटा पहले से ला के देगा, मेरे को जो जो चाहिए पहले से मेरे को मिल जाना चाहिए। फिर आप वेयर हाउस वाले को बोलोगे कि वेयर हाउसिंग मैं इतने समय तुमको ला के दूंगा सामान, तो ऐसे करके गाइस आप ऐसे बात करोगे, बातचीत करके तभी मैनेज होगी ये चीज़ें। तो सप्लायर्स अपन लिए, अपन मैन्युफैक्चर किए एंड देन वेयर हाउस में अपन रखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर गाइस क्या क्या कंपोनेंट है जो हमको हेल्प करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? तो गाइस सबसे पहली बात तो आप प्लान नहीं करोगे चीज़ों को तो कैसे करोगे? आप खुद बताओ। प्लान करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। प्लान करोगे तब तो आप सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। बिना सोचे समझे थोड़ी ना मैनेज हो जाएगा कुछ भी चीज़। ठीक है? देन प्लान करने के बाद क्या करोगे? सोर्स ढूंढोगे, किस सोर्स से करना चाहिए, कौन सा सप्लायर हमारा टाइमली मैनर पे चाहिए। देखो गाइस सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया मेरे को 10 बजे सुबह रॉ मटेरियल चाहिए। अब आपको कल सुबह चाहिए समझ लो अर्जेंसी में, तो आप सबसे पहले खोजोगे ना सोर्स कहाँ। पहले आपने प्लान किया टाइम मेरे को 10 बजे चाहिए, ये प्लान हो गया आपका। देन अब आपके सोचोगे सोर्स कौन कौन से रॉ मटेरियल वाले जो मेरे को कल सुबह तक ला सके दे सकते हैं, तो आप उनके बारे में सोचोगे। तो वो सोर्स खोज रहे हो ना आप, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? शेड्यूल कर दोगे उसको। देखो मिस्टर है आपको लाके देना है कल 10 बजे तक सामान, ठीक है। तो मेक का मतलब क्या कि मेक कर दिए, मतलब आप शेड्यूलिंग कर दी अपनी एक्टिविटी को, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? डिलीवर करेगा, ठीक है। वो डिलीवर कर दिया। अब वो डिलीवर कर दिया, हो सकता है आपको पसंद ना आए तो आप उसको वापस कर दो, तो रिटर्न हो गया, ठीक है। हो सकता है डिफेक्टिव हो, तो फिर आप क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या करोगे? सोचोगे, प्लान करोगे। देन प्लान करने के बाद क्या किए? सोर्स को खोजे, कौन से सोर्स से मंगाए। सोचने के बाद फिर ऐसे शेड्यूलिंग के चीज़ों को, फिर सामान आया आपके यहाँ पे, आने के बाद पसंद नहीं आ रहा है वापस ले जाओ। ठीक है गाइस, आई बात समझ में कैसे चलता है प्रोसेस पूरा? ठीक है। देन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है अब हमारा CRM। इससे क्वेश्चन बनता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बनता है। तो गाइस अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ जाती है तो क्या ये आपके लिए लॉटरी है? प्लीज़ गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सो दैट मुझे पता चले ना कि आपको समझ में आता है या नहीं, या मेरे लिए लॉटरी है सिर्फ। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और आप लोग को ऐसा लगता ही नहीं है। तो प्लीज़ गाइस लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं अब अपन CRM में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बिजनेस स्ट्रेटजी, गाइस बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी वैसी नहीं है। लोग पता है आपको, पता है कि नहीं पता आई डोंट नो, बट सिर्फ और सिर्फ CRM का भी कोर्स होता है जिसमें अपन लोगों की रिलेशनशिप्स बचाते हैं। पता है फॉरेन में तो ऐसे लोग होते भी है, मतलब वहाँ पे बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे लोग को अपॉइंट करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। वो क्या करते हैं पता है? खुद एक बिजनेस की तरफ से बोलते हैं एंड अपने क्लाइंट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। तो कस्टमर्स को खोजते हैं, क्लाइंट्स को खोजते हैं, सप्लायर को खोजते हैं, सबके साथ रिलेशन बनाते हैं अपना। तो इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ऐसे रिश्तों को कैसे संभाला जाए ये सिखाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमको। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, ठीक है गाइज। इसमें क्या होगा आप सोचो ना, रिलेशनशिप में क्या होता है? प्रोसेस होता है, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना होता है, प्रोसेस होता है वो तो, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अच्छे से उसको मैनेज करना है कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से। अगर उसका बिहेवियर जैसे रहेगा उसके हिसाब से आपको उसको मैनेज करना है बस CRM में, ठीक है। अब मैम क्यों करना है, क्या जरूरत है? तो गाइस ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं अपन, क्यों CRM की जरूरत है, मतलब आखिर क्यों, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, CRM आया क्यों इस दुनिया में, CRM आया तो आया क्यों? तो गाइस वो हमको समझाना है कि कस्टमर कौन है तुम्हारे। वो नहीं रहेगा तो हमको कभी समझ में ही नहीं आएगा हमारे कस्टमर कौन है, ठीक है। फिर वो बताएगा आप ऐसे करके अपने कस्टमर को बचा के रखो, बचा के रखो, जाने मत देना, ठीक है। फिर अट्रैक्ट करो न्यू कस्टमर को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को, फिर उनका दिल जीतना, मतलब विन न्यू कस्टमर, जितने भी नए कस्टमर आएंगे उनका दिल को अपन को जीतना है। फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को अपन को इंक्रीज करना है एंड देन अपन को, अगर हम ऐसे रहता रह जाएगा ना तो हमारी जो कॉस्ट रहेगी कस्टमर की वो कम होती जाएगी। मतलब कस्टमर को ढूंढ के लाना भी बहुत मुश्किल काम है, ऐसे थोड़े ना आ जाते कस्टमर।
तो उसकी जो कॉस्ट लगती है वो भी कम हो जाएगी धीरे-धीरे, सीआरएम अगर अच्छा रहेगा। सोचो ना आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलते रहेगा, तो आपको क्या टिंडर डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको इधर-उधर घूमने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, आप बहुत खुश रहोगे अपने रिलेशन में। वैसे ही जब आपके पास कस्टमर्स रहेंगे भरपूर, तो आप बहुत खुश महसूस करोगे। आपको कस्टमर जब आप समझ गए कस्टमर को, आप समझ गए कि कैसे उनको रखना है सँभाल के, आपको पता चल चुका है कि अब कैसे नए कस्टमर आएँगे हमारे यहाँ, तो फिर गाइज़ आपको आपकी कॉस्ट तो वैसे ही कम हो जाएगी ना, जब आपको कस्टमर खोजना ही नहीं है तो खर्चा क्यों लगेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस एडवांटेजेस देख लेते हैं कि सीआरएम का क्या फ़ायदा होता है। हमारे बिज़नेस में अगर सीआरएम आ गया तो हमको क्या फ़ायदा होगा? बस यही जानना बचा अब, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो अगर आप अगर आप सीआरएम ले आते हो, तो जो कस्टमर आपसे संतुष्ट है, जो कस्टमर आपसे खुश है, वो बार-बार आएँगे आपके पास, वो आपको छोड़ के नहीं जाएँगे, ठीक है? फिर इससे आपके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होगा क्योंकि कस्टमर जो रहेगा, वो आएगा तो वो बताएगा कि उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, वो अपनी नीड्स बताएगा आपको और फिर आप उसकी नीड्स जब फुलफिल कर दोगे, तो फिर आपको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि कस्टमर चाहता हो कि मैं जैसे ही मतलब समझ लो कि आप एक कार डीलर हो, कार-वार बनाया आपने और आपने कस्टमर से पूछा कि मैम प्लीज़ फीडबैक दीजिए करके। तो बोले कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कार के पास जाके खड़े हूँ ना, उसका गेट अपने आप खुल जाए। मतलब गेट खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा मैं बस जाऊँ और अपना गेट खुल जाए। तो गाइस जैसे ही कस्टमर ने अपनी नीड बताई कि मैं चाहता हूँ कि गेट अपने आप खुले, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि मेरे को अपने प्रोडक्ट में ऐसे डेवलपमेंट करना है। अब मैं अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाऊँगा कि गेट अपने आप खुलेगा। ठीक है गाइस, तो जैसे ही कस्टमर बोला ऐसे कीजिए, हम ऐसा चाहते हैं, तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली अगर अपन डेवलपमेंट करेंगे, तो सारे कस्टमर हमारी सामान खरीदेंगे क्योंकि उनकी नीड्स हमसे फुलफिल हो रही है। ठीक है? उसके बाद हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी क्वालिटी सीधा-सीधा प्रोडक्ट की। आप सोचो ना नॉर्मल कार्स में और अपने आप गेट खुलने वाली कार्स में कौन-सी कार सेल होगी ज़्यादा? किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी? अगर आप अच्छी क्वालिटी की बनाओगे तो बेटर आपकी च रहेगी हमेशा, ठीक है? उसके बाद आपका सामान ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे बिकॉज़ आपने अच्छा सामान बनाया है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो आपका सामान अपने आप सेल होगा ज़्यादा, ठीक है? फिर कम्युनिकेशंस अपना जो कॉस्ट रहता है वो भी धीरे-धीरे ऑप्टिमाइज़ होगा मतलब कम होगा, ठीक है? गाइस आगे के पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा एक बार, ईज़ी है, आपको वैसे भी एनी 8 याद कर लेना, एनी 8 याद कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? फिर कितने टाइप का सीआरएम है ये पढ़ना है अपन को, ठीक है? तो गाइस 3 टाइप के सीआरएम होते हैं, एक होता है एनालिटिकल सीआरएम, एक होता है ऑपरेटिव सीआरएम और एक होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। ठीक है? 3 टाइप के होते हैं। तो देखो एनालिटिकल में क्या करोगे आप? एनालिटिकल सीआरएम में गाइस अपन डाटा को एनालाइज़ करेंगे। जो डाटा हमको रिसीव होता है उसको अपन को एनालाइज़ करना है अच्छे से, गौर से। एनालाइज़ करेंगे और फिर उसको गैदर करेंगे सारे कस्टमर के बारे में जो भी रहेगा एंड देन वी विल डिसाइड अपॉन दैट। जैसे गाइस सब लोग बहुत सारे कस्टमर से अपन फीडबैक लेते हैं। सारे लोगों ने फीडबैक दिया। तो वो डेटा जब कलेक्ट हो जाता है तो सारे डेटा को अपन देखेंगे। और उसके बाद फिर उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करेंगे मतलब उसके बाद डिसीजन लेंगे। अब समझ लो ना गाइस आपको कोई बोल के चला गया कि अपने आप गेट खुलने वाला कार बनाओ। वो तो कस्टमर है, उसको तो कोई लेना-देना है ही नहीं। ठीक है, वो तो बोल दिया बना दो करके, वो बस खुश हो जाएगा जब वो बन जाएगा तो। बट गाइस क्या आप सोच रहे हो ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुलने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? क्या आपकी कंपनी उतनी अफ़ोर्ड कर सकती है? क्या मार्केट में उतनी डिमांड बनेगी कि उतनी महँगी कार खरीदने के लोग आएँगे या कस्टमर अट्रैक्ट होंगे? तो गाइस सारे डेटा में से आपको एनालाइज़ करके अपने काम के डेटा सेलेक्ट करने पड़ते हैं। आप हर किसी की डिमांड फुलफ़िल नहीं कर सकते ना। आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड आई है, वो फुलफ़िल करने के लिए आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा डाटा एंड देन यू विल मेक डिसीजन अपॉन इट। ठीक है? उसके बाद ऑपरेटिव सीएम में क्या करोगे? सीआरएम में तो आप मेनली उसमें फ़ोकस करोगे गाइस कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो अपने कस्टमर के साथ। जैसे गाइस पहले वाले में अपन क्या कर रहे थे? रेटिंग्स एंड फीडबैक्स लिखवा रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद डाटा देख रहे थे अपन एक साथ बैठ के। अब सोचो ना, आप जब फीडबैक फॉर्म भरते हो, तो क्या सर पे बैठ खड़े रहते हैं सीईओ आपके? नहीं, भरो, भरो, मैं देख रहा हूँ। ऐसे ऐसा थोड़ी ना खड़ा रहता है। वो तो कोई आप वहाँ का जो भी वर्कर रहता है, वो आपको देता है। देन आप क्या करते हो बाद में जो भी मैनेजमेंट डिसीजन वाले रहते हैं
उन लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। बट कोऑपरेटिव सीआरएम में क्या होता है कि सब लोग ना मेनली मतलब जैसे कि वो कॉल सेंटर वाले होते हैं ना, मैम आपको क्या तकलीफ है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। और आपका दिन शुभ रहे। आपको हमारी सर्विसेज़ कैसी लगी? प्लीज़ बताइए। तो गाइस ये लोग जो होते हैं वो लोग ऑपरेटिव सीआरएम करते हैं। मतलब वो लोग एक्चुअल कॉन्टैक्ट करते हैं एक-एक कस्टमर से। तो वो लोग ऑपरेटिव सीआरएम करते हैं, ठीक है? फिर होता है अपना कोलैबोरेटिव सीआरएम। कोलैबोरेटिव सीआरएम में क्या होता है जैसे कि समझ लो एक कस्टमर है, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट विज़िट किया, तो जब वो चले जाएगा आपकी आपके बिज़नेस से बाहर, तो आप लोग सब मिल के जो घर वाले हैं, उन लोग बैठ के चर्चा करोगे उसके ऊपर। जैसे कि गाइस आपके घर आते हैं गेस्ट, गेस्ट आने के बाद जब वो चले जाते हैं, तो सबसे मिले, सबसे क्या-क्या बात किए, क्या हुआ, ऐसे करके मतलब अगर कोई नया इंसान आ जाता है, तो सब लोग उसके ऊपर बातचीत करते हैं। हाँ, वो आई थी ना, वो ऐसी थी। हाँ, मेरे को तो पसंद ही नहीं आई। अच्छा, उसका ड्रेस कितना बेकार लग रहा था, कुछ सेंस ही नहीं है कपड़े पहनने का, कुछ भी पहन के आ जाते हैं लोग। हाँ, ओकेज़न के हिसाब से तो पहनना चाहिए एंड ऑल बकवास खाए-पिए, ये किए, वो किए, सब की बातें कर रहे हो बैठ के आप लोग। तो गाइस वो जो इंसान था, जो आपके घर आया, ठीक है? तो आप उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो सब लोग बैठ के, ठीक है? तो ये क्या हुआ कोलैबोरेटिव सीआरएम हुआ मतलब सब लोग टुगेदर होके एक इंसान के बारे में सोच रहे हो। वैसे ही जब कस्टमर आपके यहाँ आता है, तो आपके यहाँ जितने बिज़नेस के लोग हैं, उन लोग बैठ के हर डिपार्टमेंट मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग-अलग एचआर सब बैठेंगे एंड डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो उसको अपन बोलते हैं कोलैबोरेटिव सीआरएम। ठीक है गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर गाइस बहुत मस्त वाला टॉपिक आ चुका है हमारी ज़िंदगी का जिसका नाम है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हर हर बिज़नेस में फ़ॉलो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली तो। ठीक है? तो गाइस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी से हमारा ये मतलब होता है कि हर एक कस्टमर ना गाइस प्रॉफिट कमा के देता है रिस्पेक्टिव ऑफ अलग-अलग चीज़ें। जैसे कि मैम नहीं समझ में आया, समझ लो गाइस कि क्लासेस से कई क्लासेस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन। जैसे कि मैं क्लासेस सेल करती हूँ। अभी तो नहीं बट फ्यूचर में मान लीजिए एक बार के लिए कि मैंने सेल किया। तो गाइस बहुत सारे बच्चे ना क्लासेस परचेज़ करते हैं। हर बच्चे का नेचर अलग होता है। हर बच्चे की दिमाग अलग होती है। हर बच्चे का कंसंट्रेशन पावर अलग होता है एंड सो ऑन। तो गाइस उसमें से ना कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं वो बहुत डाउट रेज़ करते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं कंप्लेन करते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं जो अवॉइड करते हैं, कुछ बच्चे हैप्पी रहते हैं, कुछ बच्चे खुश रहते हैं, कुछ बच्चे सैटिस्फाइड रहते हैं। तो अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग रिव्यू रहता है। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि हर एक जब कोई क्लास सेल हुई, तो हर सेल में कितना मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो गाइस तुरंत तो प्रॉफिट कमा ही लेते हैं अपन समझ लो कि फॉर एग्जांपल कोई क्लासेस अपनी सेल हुई 6000 रुपीज़ की, तो ओवरऑल उसमें प्रॉफिट जितना भी रहता होगा आई डोंट नो मैंने कभी सेल नहीं किया है। मान लीजिए मैंने जो परचेज़ किया था उसका एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने क्लासेस खरीदी थी मान लीजिए 6000 की और फिर मान लीजिए कि उन उन बिज़नेस में उन सर को कितना फ़ायदा हुआ 2000 का उनको फ़ायदा हुआ। तो गाइस फ़ायदा तो तुरंत होगा 2000 का। आप बोलोगे मैम सबसे बराबर ही फ़ायदा होगा ना, सबको स्टैंडर्ड रेट की सेल की है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। बट गाइस जैसे जैसे टाइम की भी तो कोई कीमत होती है ना, अब जैसे ही वो एक-एक स्टूडेंट डाउट रेज़ कर रहा है, मेरा टाइम तो जा रहा है ना, सर का टाइम तो जा रहा है ना, तो उस डाउट को रिज़ॉल्व करने के लिए जैसे-जैसे टाइम जाएगा, वैसे-वैसे पैसे जा रहे हैं। मतलब इससे प्रॉफिट कम होते जा रहा है। अगर आप मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँगी कि आपको डाउट ही नहीं आएगा, तो ये पूरे टाउ 2000 मेरी जेब में जाएँगे। बट अगर मैं एवरेज पढ़ाते रही, तो डाउट ज़्यादा रेज़ होंगे और जैसे डाउट ज़्यादा रेज़ होंगे ना, ये मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कम होते जाएगा बिकॉज़ डाउट सॉल्व करने में मेरा टाइम बहुत चले जाएगा। ठीक है? तो आप समझे गाइस कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है एक कस्टमर से हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक सामान को सेल किए तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस थ्योरी का ये मतलब है कि इस थ्योरी में बताया गया है कि अपन को क्या करना चाहिए एज़ अ बिज़नेसमैन क्या करना चाहिए, हमको ऐसे कस्टमर अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ना ला के दें। समझ लीजिए और उसको क्या करना चाहिए अपने अपने कॉम्पिटिटर की तरफ पास ऑन कर देना चाहिए। ये थ्योरी ये कहती है कि जैसे हमारा फर्म जो प्रॉफिट कमाता है हर कस्टमर ग्रुप से, तो हमको ऐसे कस्टमर को टारगेट करना चाहिए जो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि गाइज़ अपन सेल करते कोई सामान को, ठीक है? समझ लो आप सेल करते हो कोई सामान को, तो आपके जो कस्टमर्स हैं उसमें से ना एक कस्टमर ना है जो आपका ना सामान बहुत सारा खरीदा, बल्क में खरीदता है, इतने बल्क में सामान खरीदता है हर वक़्त।
तो आप क्या करोगे, आप प्रेफर करोगे कि वो कस्टमर आपका बार बार आए, क्योंकि गाइस एक साथ वो बहुत सारा ले जाता है सामान, तो आपको एक साथ बहुत प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। एंड देन फिर ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो ऐसे एक सामान एक दूसरा ले रहे हैं, दो सामान तीन सामान बस खरीद रहे हैं, तो गाइस उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहोगे, मेरे पास तो बल्कि वाले दो ही कस्टमर आए, बाकी सबका बाकी आए मत आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी ये कहती है कि हम ऐसे कस्टमर को टारगेट करें जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे, रादर देन जिसमें हमको मेहनत बहुत ज़्यादा लगे और प्रॉफिट कम हो। ठीक है, तो गाइस इसका एक चार्ट बनता है ऐसा करके, जिसमें अगर प्रॉफिट इतना कमा रहे हैं हम लोग ना, तो हम उस कस्टमर को टारगेट करेंगे जो हमको इतना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, रादर देन ये वाला पोर्शन। आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे कि अपन को कंसीडर करना पड़ता है, जैसे कि अपन को रिलायबल कस्टमर्स रिवेन्यू देखना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या कॉस्ट लग सकती है देखना पड़ता है, फिर मल्टी पीरियड हॉरिजॉन देखना है, एंड फिर ड्राइवर्स को डिसाइड करना है जो कॉस्ट के लिए वैल्यूबल होंगे। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और गाइस आपको ये नोट्स खरीदने होंगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।